आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूँ। बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। इसके साथ साथ मैं तुर्की पर आज खास तौर से बात करूंगा और सीरिया के जो मसले हैं उस पर भी बड़ी चर्चा होगी, क्योंकि तरह तरह की बातें आ रही हैं और कुछ खास अपडेट्स हैं जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ और उसी पे चर्चा करूंगा, उस पर बात करूंगा। बहुत सारे साथी हमसे पहले ही जुड़ चुके हैं। फिरोज खान साहब, जयदीप सिंह बुंदेला साहब और हमारे साथ अलीशा खान, वो मोहम्मद रईस, नूर सर, इसके अलावा यूनुस चौड़वारा साहब, बशीर अहमद, बाबा खान, आरिफ अंसारी, ये तमाम लोग हमसे जुड़ गए। सबका इस्तकबाल खैर मकदम है और मैं कुछ जो अपडेट्स हैं उन पर आज चर्चा करूंगा और उसके बाद मैं सीधे जो है वो गुफ्तगू करूंगा, फिर कैप्टन साहब पास जाऊंगा और फदील साहब पास और उनसे आज की चर्चा करूंगा। लेकिन कई बड़ी अपडेट्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और मैं उन्हीं पर चाहूंगा कि रोशनी डालूं और उन पर चर्चा करूं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और आज की बड़ी अपडेट्स क्या है। खास तौर से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के बड़ी चर्चा है। सवाल उठाया जा रहा है और बड़ा अजीब व गरीब लिखा जा रहा है कि आखिर ईरान को कौन मदद कर रहा है। ईरान को ये जो आप देख रहे हैं मदद, यानी आज अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन रहा है तो इसके पीछे किसका हाथ है? क्या ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने में रूस ने मदद की है? क्या ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने में चीन ने मदद की है? क्या ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने में पाकिस्तान ने कोई मदद की है, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है? क्या ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने में हिंदुस्तान ने मदद की? आखिर किसने मदद की है? क्योंकि ये तो जहन में लोगों के जा ही नहीं सकता कि अमेरिका ने मदद की है, ये जर्मनी ने मदद की है, फ्रांस ने मदद की है। क्या इसका कोई तसव्वुर कर सकता है? क्या इसके बारे में कोई सोच सकता है? लेकिन ऐसी ही तस्वीर है। आज अगर ईरान न्यूक्लियर पावर की तरफ बढ़ रहा है तो आपको हैरानी होगी कि इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे और कोई नहीं है। और ये बात है उस वक्त की कि जब ईरान जो है उसके अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती थी, यानी शाह पहलवी के दौर की बात है। 1979 जब ये ईरान में इंकलाब आया, इस्लामी इंकलाब, तो उससे पहले जो शाह पहलवी की गवर्नमेंट थी तो वहां पर ये चीज सामने आई और ये 50 साल पुराना इनका प्रोग्राम बताया जा रहा है। यानी सबसे पहले जो है 1967 में ईरान को 5 मेगावाट का अनुसंधान रिएक्टर प्रदान किया गया था। तो ये आप देखें कि ये किसने दिया था? ये अमेरिका ने ईरान को दिया था। तो इसको समझते चलिएगा कि अमेरिका जो काम कैसे करता है। और फिर आप देखिए कि 1974 में ईरान ने फ्रांसीसी यूरेनियम संवर्धन संयंत्र में 1 बिलियन जो है वो डॉलर का निवेश किया था। तो दूसरा मददगार कौन है? फ्रांस। और इसी तरीके से तीसरा मददगार जो है वो जर्मनी को बताया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि एक के बाद एक यहाँ पे चीजें आपको नजर आ जाएंगी और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हो रहा है तो उसके पीछे कौन है। इसके बाद चीजें डेवलप होती चली गई, क्योंकि देखिए ईरान पे इतनी सैंक्शन लगी हुई थी, इतनी पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ईरान कैसे खुद को डेवलप करता गया, रिसर्च करता गया और आज जो है वो बहुत बड़े मकाम पर, यानी अगर 11वें मकाम पे जो 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उसमें ईरान 11वें नंबर पर है और मुस्लिम कंट्रीज में ये 1st नंबर पर है, यानी नंबर 1 पर ईरान है। कोई ईरान का मुकाबला इस वक्त 57 मुस्लिम जो ममालिक है वो जो 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उसमें कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
ईरान के बारे में बहुत कम बार हमने बात की है, खास तौर से जो रोबोटिक इनकी फौज है, उस पर हमने बात नहीं की, लेकिन ये बहुत बड़ी फौज है और बिल्कुल तैयार है। और ये फौज जो है वो मतलब सेंसिबल ये फोर्स है, फौज है, बिल्कुल आदमी की तरह काम करती है। खुद को भीड़ में ले जा करके अपने आप को उड़ा लेने वाली और ये अपने दुश्मनों का पता लगाने वाली और 600 से 700 किलोग्राम का वजन जो है, यानी विस्फोटक सामान लेकर के ये रोबोट जो है वो जा सकते हैं। तो ये रोबोटिक भी जो है वो बहुत बड़ा, मैं इस पे चर्चा करूंगा जब हमारे साथ कैप्टन साहब जुड़ेंगे, तो मैं उस पे जरूर बात करूंगा। इसके अलावा एक और खबर जो आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ है वो ये कि डब्ल्यूएचओ से खुद को अमेरिका जो है वो बाहर करने जा रहा है कि साहब मैं डब्ल्यूएचओ में नहीं रहूंगा। अब ऐसा क्यों ये कर रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से खुद को अमेरिका क्यों निकाल रहा है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और इसका क्या असर पड़ेगा? खास तौर से अगर हम बात करें कि इसका असर क्या होगा अमेरिका पर, तो ये गौरतलब बात है। और इस पर भी चर्चा अगर थोड़ी सी बात करें कि क्या लोग कह रहे हैं, तो जब कैप्टन साहब आएंगे तो इस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पे खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का विवादों से नाता काफी पुराना रहा है। अमेरिकी मीडिया में ऐसी अटकलें हैं जो उनके अगले संभावित कदम को लेकर के काफी चर्चा गर्म कर रही है। अगर ट्रंप 2024 में सत्ता संभालते हैं, अब अगर मगर का सवाल नहीं है, वो सत्ता संभालने ही वाले हैं, तो उनके प्रशासन का पहला या शुरुआती दिन ही वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली यानी डब्ल्यूएचओ के लिए भूचाल ला सकता है। ट्रंप कथित तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को बाहर करने का ऐलान कर सकते हैं। ये कदम न केवल उनकी लंबे समय से चली आ रही आलोचना और विरोध का परिणाम होगा, बल्कि इससे वैश्विक स्वास्थ्य प्रबंधन की तस्वीर भी पूरी तरह से बदल जाएगी। अब ये देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी अहम खबर है और इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि ऐसा अमेरिका क्यों करेगा। डब्ल्यूएचओ के साथ अमेरिका का रिश्ता दशकों पुराना है, लेकिन ट्रंप के पिछले कार्यकाल में इस रिश्ते में खटास आ चुकी थी। महामारी के दौरान उन्होंने डब्ल्यूएचओ पर चीन के पक्षपाती रवैये का इल्जाम लगाया था और अमेरिका की फंडिंग रोक दी थी। अब ये सवाल है कि क्या ट्रंप अपनी पुरानी राह पर लौटेंगे और ये फैसला वैश्विक स्वास्थ्य संकटों से निपटने की दुनिया की सामूहिक क्षमता पर कैसे असर डालेगा? तो इस पर लोग जो बात कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप की टीम ने अभी तक डब्ल्यूएचओ से हटने की योजना पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन एक्सपर्ट और वैश्विक स्वास्थ्य नेता इस पर अपनी फिक्रमंदी का इजहार कर रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ट्रंप ये कदम उठाते हैं तो डब्ल्यूएचओ को 1 साल पहले नोटिस देना होगा। इस दौरान अमेरिका को अपनी फंडिंग को लेकर फैसले लेने होंगे। अब यहाँ पे जो और एक्सपर्ट कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का डब्ल्यूएचओ के साथ विवाद कोई नई बात नहीं है। अपने पहले कार्यकाल में ये हम बता चुके 2020 में जब कोरोना दुनिया भर में चरम पर थी, तब ये झगड़ा आया था। अब यहाँ पे अमेरिका के हटने से डब्ल्यूएचओ का कितना नुकसान होगा, इस पर थोड़ा सा बात कर लें और फिर आगे हम बढ़ते हैं। अमेरिका डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा वित्तीय सहयोगी है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका की फंडिंग डब्ल्यूएचओ के कुल बजट का 16% है। अगर ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका बाहर होता है तो इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मसलन अमेरिका की फंडिंग बंद होने से डब्ल्यूएचओ के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे पोलियो का खात्मा और वैश्विक बीमारियों की निगरानी प्रभावित हो सकती है। फंडिंग की कमी से डब्ल्यूएचओ कमजोर हो जाएगा, जिससे महामारी और दूसरे स्वास्थ्य संकटों का असरदार तरीके से सामना करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही जानकारों का कहना है कि अमेरिका की गैर मौजूदगी चीन और अन्य देशों को डब्ल्यूएचओ में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका देगी। यही नहीं, देखा देखी यूरोप के कुछ दक्षिणपंथी नेता भी अंतरराष्ट्रीय संगठनों से दूरी बनाने की मांग तेज कर सकते हैं।
देखिए ये पूरा जो है नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ये चीजें बढ़ रही हैं धीरे-धीरे, और मुझे लग रहा है कि इसको समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों हो रहा है। संस्था को बहुत से देशों मैं इस पे और आगे अभी नहीं जाऊँगा, जब कैप्टन साहब आएँगे तो मैं उस पे चर्चा करूँगा और उस पे बात करूँगा। इसके अलावा मैं बात करूँगा ख़ास तौर से जो तुर्की में विस्फोट हुआ है। तुर्की में जो विस्फोट की खबर है कि तुर्की के उत्तर-पश्चिम इलाके में मंगलवार की सुबह एक अयुद्ध यानी डिफेंस फैक्ट्री में धमाका वहाँ पे हो गया, और इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग जख्मी बताए गए हैं। ये खबर है, और मैं आगे जो खबर है उसके बारे में मैं जिक्र करता चलूं। यहाँ पे जो वहाँ के गवर्नर है, उनका ये कहना है कि ये जो हादसा हुआ है वो तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ है, इसमें कोई साजिश नहीं है, किसी ने जानबूझ करके ये धमाका नहीं किया, ये उन्होंने सफाई दी है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच भी सौंप दी गई है। इस पूरे मामले की अब जांच होने जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इसमें हादसा भी हो सकता है और इसमें साजिश भी हो सकती है कि इतना बड़ा धमाका हुआ जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है, और अभी और खबरें आ सकती हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो खबर है कि तुर्की के बालिकेसिर इलाके में एक कारखाने में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग जख्मी हो गए। गवर्नर ने इसे तकनीकी खामी का नतीजा बताया है। विस्फोट से कैप्सूल यूनिट क्षतिग्रस्त हो गई और आसपास की इमारतों में दरारें पड़ गई हैं। मंत्री ने घटने की जांच के आदेश दिए हैं, और इस कारखाने में गोला बारूद और विस्फोटक बनते हैं, ये बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन देखिए इसलिए थोड़ा सा शक हो रहा है क्योंकि वहां भी पिछले दिनों भी आप देखेंगे कि किस तरह के हमले वहां पे हुए थे। हम सबको अंदाजा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए भी मुझे लग रहा है कि ये जो हमला हम देख रहे हैं वहां पे, वो हो सकता है कि किसी का साजिश हो, किसी की साजिश हो, इसमें इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये चीज जो है मुझे लग रहा है कि देखने को मिलेगी। मेरे साथ कैप्टन साहब जुड़ रहे हैं, बस वो आ गए, मैं उनको बहुत जल्द ऑन स्क्रीन लेकर आऊंगा और उनसे बातचीत करूंगा। एक दो और अपडेट्स हैं वो मैं आपकी खिदमत पेश कर दूं, और उसके बाद कैप्टन साहब को मैं स्क्रीन पर लेकर आता हूं। कैप्टन साहब इसके अलावा जो खबर आ रही वो ये है कि यमनी फौज ने यानी अंसारुल्लाह हौती ने आज फिर बहुत बड़े अटैक जो है तिल अबीब पर किए हैं। ये सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से वहां पे तिल अबीब में हमले किए, और ये जा करके निशाने पर तीर जो है ये मिसाइल गिरे। तो ये भी अपने आप में देखिए कि रोज अंसारुल्लाह हौती पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, इतना धमकी दी जा रही है, इसके बावजूद यमन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, या जो अगला पड़ाव है जंग का उसकी तरफ यमन जो है जा रहा है। और वो उसने साफ कर दिया है कि हम डरने वाले नहीं हैं, जब तक गजा में हमले बंद नहीं होंगे हम पीछे नहीं हटेंगे, रेड सी को ओपन नहीं करेंगे। ये उनका साफ साफ है। और आखिर एक और अपडेट है, हालांकि अपडेट्स कई है, लेकिन अब कैप्टन साहब आ गए हैं तो मैं उनको स्क्रीन पर लेकर के आता हूं। एक खबर ये है कि अभी तक जो हिजबुल्लाह के लीडर थे आयतुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह, उनकी अभी तक तदफीन नहीं हुई है। आखिरी रसूमात उनकी पूरी नहीं की गई है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर आयतुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह को अभी तक दफन क्यों नहीं किया गया, उनकी आखिरी रसूमात क्यों पूरी नहीं की गई। अब यहाँ पे अब ये खबर आ रही है कि अब जगह का तयन हुआ है, यानी कहाँ उनको दफनाया जाए अब ये तय पाया है। तो आखिर इसके पीछे क्या है, क्यों इतनी ताखीर की गई। इसी तरीके से कई अपडेट्स हैं। अपडेट सीरिया से भी है कि वहां पे कोई जो है क्रिश्चियन का जो क्रिश्चियन ट्री था उसको शायद वहां पे जलाया गया, उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट वहां पे जारी है। इसके अलावा कई आज भी गजा पर बहुत बड़े हमले
इजराइल ने किए हैं। लेबनान में भी इजराइल ने खिलाफ वर्जी की है, ड्रोन से हमले किए। तो ये अब तक की अपडेट है। मैं कैप्टन साहब को ऑनलाइन ले लेता हूँ। बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है हमारे ग्रुप का कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। कैप्टन साहब के बारे में मैं ये बता दूं कि आप जो है वो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा वॉर एक्सपर्ट हैं और जियो पॉलिटिक्स पर महारत रखते हैं। जो इनकी रिसर्च है और बहुत देखिए कई बार लोग थोड़ा से अलग तरह का कमेंट करते हैं, लेकिन मैं उन्हें बार-बार ये कहता हूँ कि देखिए कैप्टन साहब एक मिलिट्री मैन है। कैप्टन साहब ना तो सोशल एक्टिविस्ट हैं और ना ही वो पॉलिटिशियन है। इसलिए वो दो टूक बात करते हैं। जो जो फैक्ट है वो अंदेशे की बात नहीं करते हैं, बल्कि उनको कई बार लोग ये कहते हैं कि अभी भी इनका अमेरिका का जो असर है या इज़राइल की जो ताकत है, जबकि अब वो तमाम बात अलग है। लेकिन देखिए जब कोई फैक्ट पे बात कर मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि लोग इस बात को समझे कि डॉक्टर जो है वो डॉक्टर के हिसाब से दवा जो बताएगा कि ये कर लो। अब आप कह लीजिए साहब कि कुछ लोग बीच में डॉक्टर के भी बोलने लगते हैं कि अरे नहीं डॉक्टर साहब हम तो वो वाला काढ़ा पी लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। भाई वो भी ठीक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर जिस डॉक्टर के पास जाओगे आप, जो जिसका एक्सपर्ट होगा उस हिसाब से बात करेगा। तो बहरहाल कैप्टन साहब का बहुत-बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है और इसमें तो दो राय नहीं कि लोग आपके बारे में लिखते हैं कैप्टन साहब कि हमें बहुत अच्छी मालूमात मिलती है, सॉलिड चीज़ें मिलती हैं। कुछ बातों में ज़ाहिर है कि इख्तिलाफ हो सकता है, हम भी आपसे ये पूछ देते हैं कि नहीं ऐसे, वो अपनी जगह है। लेकिन आपका जो एनालिसिस है, जो फैक्ट है, एक होता है फैक्ट, एक होता है फिक्शन। तो आपका ज़ोर जो होता है वो फैक्ट पर है, फिक्शनाइज़ेशन पे नहीं है। हम जैसे लोग जो है वो फैक्ट और फिक्शन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो थोड़ा-सा नरेशन उसका एक अलग तरीके का हो जाता है, बात वही होती है। तो कैप्टन साहब सबसे पहले आपसे सुन लेते हैं कि आज की क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप बाकायदा अपडेट्स भी लेकर के आते हैं और उसके बाद फिर गुफ्तगू करूँगा आज कई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जी। अपडेट तो आज बड़ी बात यह है कि अब हुती ने एक और बड़ा हमला किया इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने फिर से चेताया है कि वह अब हुतीस के विरोध में एक बड़ा एक्शन करेगा। एक अजीब सी घटना ये हुई है कि एक रशियन पानी का जहाज जो कि भूमध्य सागर से सीरिया की पोर्ट की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, शायद वो सीरिया में आकर रूस का जो सैनिक साजो सामान है उसको लेकर वापस जाने के फिराक में था, और उसमें इंजन रूम में, बॉयलर रूम में कुछ फट गया, इंजन फट गया और वो डूब गया। बहुत ही अजीब वाकया है। तीसरी बात यह है कि आज कुर्दिस्तान के जो लड़ाके हैं उन्होंने फिर से दबाव अपना बढ़ा दिया है तुर्की की तरफ, और फिर से उन्होंने छोटी-मोटी लड़ाइयों को अंजाम दिया है एसटीएस के साथ। यानी कुर्दिस्तान के वह लड़ाके अभी तक सीरिया में जो नई सरकार बनी है उसके काबू में आने के लिए राजी नहीं हुए हैं। चौथी बात जो है वो बहुत ज्यादा अहम है। वो ये इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका ने आज पहली बार ये हिंट दिया है कि अगर सीरिया की तरफ से कोई हमला गोलान हाइट्स की तरफ हुआ तो अमेरिका जो है वह उसके विरोध में कार्रवाई करेगा, चाहे वो डिप्लोमेटिक कार्रवाई हो, चाहे फौजी कार्रवाई हो। मेरे ख्याल से अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि दमिश्क में जो रेबल ग्रुप्स पावर में आए हैं, जिसमें कि मुख्यतः एसटीएस के लड़ाके हैं, ऐसा ना हो कि वो थोड़ा अमेरिका के खिलाफ चले जाएं, इजराइल के खिलाफ चले जाएं, जो कि कभी-कभी दिख रहा है वहां पर। देखिए, त्योहार का माहौल है। सीरिया में हमेशा मोर और लेस सेक्युलर कंट्री थी, सभी धर्म के लोग मनाते थे आनंद। आज जिस तरह से वहाँ एक क्रिसमस ट्री को पब्लिक तौर पे जलाया गया है, ये दिखाता है कि शायद या तो जो अभी रेबल ग्रुप कंट्रोल में है, एसटीएस के लड़ाके हैं, शायद वो अपना असली रंग आस्ते-आस्ते दिखाएंगे, जहां वो माइनॉरिटीज को कम इज्जत देंगे,
या ऐसा भी हो सकता है कि एसटीएस का अभी तक गलियों पर या नुक्कड़ों पर कंट्रोल नहीं है। जी डॉक्टर रिजवी। ये आप सही कह रहे हैं कि ये अपडेट्स आपने दिए और यहाँ तक आप पहुँचे, ख़ास तौर से जो सीरिया में हुआ है जिसका मैंने ज़िक्र किया था, और अभी ताज़ा खबरें कुछ और अपडेट आई है। एक खबर आज जो काफ़ी गर्म है, वो ये कैप्टन साहब कि बार-बार ईरान का ज़िक्र आ जाता है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो सीज़ फायर है, क्या आपको लग रहा है कि सीज़ फायर जो बहुत करीब गज़ा और इज़राइल के बीच है, क्या वो सीज़ फायर हो जाएगा? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है। अ, आज फिर हमास ने जो है वो अटैक किया, यानी जवाबी कार्रवाई की, और ऐसा लग रहा है कि जो है यूनाइट जो है या वो हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कैप्टन साहब कि कहाँ पे बात फँसी हुई है? ये जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वो बाधा बने हुए हैं, या हमास या कोई और ताकत? कहाँ पे रुकावट कहाँ पे आ रही है? डॉक्टर रिजवी, इस पूरे लड़ाई को हम 2 सेंटेंस में डिस्कस कर सकते हैं। एक, सीज़ फायर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ताकि दोनों तरफ जो सिविलियंस, खासतौर से गजा में जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, वो बंद होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल सेंटेंस है कि गजा के लोग, गजा में जो फिलिस्तीन के लोग रहते हैं, उनको अपना हक मिलना चाहिए, जो कि टू स्टेट नेशन थ्योरी के अंतर्गत आता है और बहुत क्लियर है। इज़राइल के प्रधानमंत्री थे एक यित्ज़हाक राबिन, उन्होंने 1992 में और 1995 में टू स्टेट नेशन थ्योरी पर साइन कर दिया है। ये अलग बात है कि कुछ एक्सट्रीम राइट विंगर्स ने, एक्सट्रीम ज्यूज ने उनकी इसीलिए हत्या कर दी। अगर आप ये 2 सेंटेंस हमेशा ज़हन में रखें, कोई भी चाहे चाहे वो इज़राइल की तरफ हो, चाहे वो गज़ा की तरफ से बात करे, अ, कि सीज़ फायर होना चाहिए और गज़ा के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। इसके बाद पूरा कहानी बहुत आसान हो जाती है। जब तक गज़ा में इज़राइल हमला करता रहेगा, तब तक गजा के लोग हैरान रहेंगे, परेशान रहेंगे। हमास को बदले में कुछ तो करना पड़ेगा। अगर इज़राइल हमास के ऊपर 100 बड़े-बड़े बम गिराता है, हम देख रहे हैं, क्योंकि हर रोज कभी 50, कभी 100 लोग वहां पर शहीद हो रहे हैं गजा में। तो हमास को कुछ तो करना पड़ेगा। तो इज़राइल के 100 बड़े-बड़े बॉम्ब्स के जवाब में गजा में हमास कुछ हमले छोटे-मोटे कर देती है। गौरतलब बात ये समझना पड़ेगा कि अगर आप इनका ट्रेंड देखें, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो हमास के जो रॉकेट थे वो हाइफा की तरफ लॉन्च होते थे, तेल अवीव की तरफ लॉन्च होते थे या इजरायली सेटलमेंट की तरफ लॉन्च होते थे। लेकिन अब वो हमले करने की जो ताकत है वो हमास में रही नहीं। हमास जो अभी हमले कर रहा है, बहुत छोटे-छोटे हमले होते हैं। गजा के अंदर ही जो आईडीएफ के टैंक या तोप हैं या बख्तरबंद गाड़ियां हैं या आईडीएफ के जो जमीनी ट्रुप्स हैं, उनके ऊपर गजा के अंदर हमले हो रहे हैं, बहुत छोटे हमले हो रहे हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो सीज फायर करने में दिक्कत आएगी। और क्योंकि मैं एक मिलिट्री मैन था, देखिए नेतन्याहू ने बहुत क्लियरली बताया है कि अगर हमास 1 फेंकेगा तो इज़राइल 10 फेंकेगा। ये जो कार्रवाई है, इन्होंने इज़राइल की जो फोर्सेस हैं, इन्होंने शुरुआती दिनों से, अगर आप 1948 से सोचना शुरू कर रहे हैं, तो लगातार जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, सब में इज़राइल ने अपनी फौजी ताकत का इस्तेमाल एक और एक ही तरीके से किया है कि दुश्मन अगर एक हमला करता है, यानी 1 किलो, एक मुक्के से, एक घूंसे से हमला करता है, तो इज़राइल हमेशा उसका 10 गुना ज्यादा जवाब देता है। क्योंकि इज़राइल के पास वो ताकत है। अमेरिका ने इज़राइल को उस तरह की मिलिट्री साजो-सामान दी है। तो सीज़फायर कैसे होगा? सीज़फायर दुनिया में जहां पर भी हुए हैं, 2 तरह से होते हैं। एक तो जो पक्ष जीत रहा है, यानी जो पक्ष ताकतवर है, वो कहता है मैं जीत गया हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं सीज़फायर कर रहा हूं। दूसरा तरीका कैसे होता है? सीज़फायर ज्यादातर जगह इस तरह से होती है
कि जो पक्ष कमजोर है वो भांप लेता है कि कुछ भी हो जाए वो जीत नहीं सकता, इसलिए वो जो बची कुची जीतने का जो कोशिश करता है वो टेबल पर बैठ के बातचीत के जरिए जीतने की कोशिश करता है। तो गजा में अगर हमास हमला करता रहेगा इजराइल के ऊपर, तो नेतन्याहू बहुत क्लियर है कि उनको एक बहाना मिल जाता है कि 10 गुना ज्यादा ताकत से वो हमास के ऊपर फिर से हमला करें। नेतन्याहू के पर्सनल लाइफ में भी उनको हेल्प करती है, क्योंकि उनके पास कोर्ट केस चल रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन का चार्ज चल रहा है, जब जुडिशरी उनके पीछे पड़ी है। जब तक हमास हमले करता रहेगा, बहुत छोटे छोटे हमले कर रहा है हमास, लेकिन जब तक हमास ये हमले करता रहेगा नेतन्याहू बहुत खुश हैं। नेतन्याहू बहुत खुश हैं, वो तो हमास को रोज थैंक यू बोल रहे होंगे अपने मन ही मन में कि हमास छोटे छोटे हमले कर रहा है तो नेतन्याहू को बड़े बड़े हमला करने का मौका मिल जाता है। जुडिशरी को नेतन्याहू ठेंगा दिखा रहे हैं कि जब तक लड़ाई चल रही है नेतन्याहू पावर में रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन हो नहीं सकते, नेतन्याहू पावर में रहेंगे। तो नेतन्याहू के लिए विन विन सिचुएशन है अगर हमास आईडीएफ के ऊपर छोटे छोटे हमले कर रहा है। जी डॉक्टर रिजवी। ये सही है, लेकिन कैप्टन साहब हम ये भी जानते हैं कि हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फदील अहमद साहब, इनका मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और सब आप जानते हैं कि जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं फदील साहब, वो बिल्कुल अपना एक निराला अंदाज है और उसी अंदाज में वो उस चीजों को देखते हैं और मैं समझता हूँ कि उनका हक है। मैंने अभी जैसे कहा कि कैप्टन साहब जो बात करते हैं वो फैक्ट टू फैक्ट, और फदील साहब जब बात करते हैं तो उसमें फैक्ट और फिक्शन, यानी चीजों को कैसे क्या हो सकता है। देखिए एक कयास जिसको हम कह सकते हैं, वो भी कई बार जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि चीजों को एक भांप लेना कि भाई ये चीज है, ये इस तरीके से हो सकती है, ये ऐसे हो सकती है, इसके पीछे ये है। हमारे फदील साहब उसी पे मैं अभी बात कर रहा था फदील साहब कि जो हालात पैदा हैं गाजा में इस वक्त, तो बहुत सारे राजा सिंह राजपूत साहब का आ गया, इसमें हुसैन साहब का आ गया, कई और लोगों की बात ये सामने आ गई है साहब। ये लोग मतलब अमेरिका और इजराइल दोनों नहीं चाहते कि सीज फायर हो, और अगर ये बयान आता है सीज फायर तो सिर्फ वो अपने अवाम को समझाने के लिए, बाकी वहां सीज फायर वो चाहते ही नहीं है। तिल अबीब अभी आप देखिए सीरिया में, वहां पे गोलान हाइट्स पे जाकर के इजराइल ने कब्जा कर लिया। अब अमेरिका कह रहा है कि अगर उसको खाली करवाने की कोशिश की गई तो मैं आ जाऊंगा। तो मतलब कहाँ अमेरिका तो पूरी तरीके से दरअसल जो बात कही जाती कि इजराइल ही अमेरिका है, उसको कोई ये ना समझे, उसका ये एक तरीके से वॉर हेड, या आप ये कह लीजिए कि प्रॉक्सी बहुत स्ट्रांग, या कोई भी नाम दे दीजिए। तो बहरहाल मैं फजील साहब आपको क्या लग रहा है कि इजराइल इस तरह कब तक वहां पे अपने कदम जमा सकता है, और क्या ग्रेटर इजराइल की तरफ वो बढ़ जाएगा ऐसे में, या इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा, और कब तक ये जारी रहेगा, इसका कोई अंत होगा? ये लड़ाई जो हो रही है मुमताज भाई, ये डिप्लोमेटिक और एग्रेशन दोनों है इसके अंदर। ठीक है, हमास छोटे छोटे हमले कर रहा है, लेकिन हूती तो बड़ा बड़ा हमला कर रहा है। हूती से कहां बच रहे वो? और अभी अमेरिका को जो भी अभी तो ईरान ने कह दिया है कि हम तैयार हैं अमेरिका से लड़ने के लिए, वो कहां डर रहे। और ये लड़ाई जब इजराइल पीछे हटेगा तो गोलान हाइट से भी हट जाएगा। अभी अमेरिका 2 भाग में बटा हुआ है, अभी इंतजार कर रहे हैं लोग 20 जनवरी के बाद ट्रंप आएंगे तब अलग बात होगी। अभी बाइडेन की सरकार है वहां पे, तो जो कुछ भी बातें हो रही है बाइडेन की तरफ से हो रही है, और मिडिल ईस्ट के लोग उसको गंभीरता से नहीं ले रहे। अमेरिका की बातों को गंभीरता से ये लोग नहीं ले रहे, क्योंकि सबको पता है कि 20 जनवरी के बाद ट्रंप आएंगे, चीजें बदलेंगी। उनका अलग नजरिया है, इनका अलग नजरिया है, और ये तो जाते जाते चाह रहे कि जैसे होते ना खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो हाल हो गया बाइडेन का
कि वो एक तो गुस्से में अमेरिकन से हैं और बदला ले रहे हैं दुनिया भर से लोगों से। तो अभी कुछ नहीं है और ईरान ने कह दिया कि अमेरिका अगर आएगा तो हम भी तैयार हैं, हम कहाँ डरने वाले। और लड़ाई जो है कभी भी अगर इतना कोई डर लेगा कैप्टन साहब, तो वो लड़ेगा नहीं। वो कहेगा कि एक गाल पे मार लिए तो कहेगा लो दूसरे गाल पे मार लो। दोनों गाल पे मार खा लेगा तो कहेगा अब मार के दिखाओ तो बताते हैं तुमको, तो 2-4 थप्पड़ और खा लेगा। फिर कहेगा कि अच्छा अब तो मार लिए, अब मारना तो हम तुमको बहुत सबक सिखा देंगे। ऐसे ही करते-करते वो मार खा लेता है लंबी। वो लोग लड़ाकू नहीं होते हैं। जो लड़ देखिए इस्माइल हानिया साहब चले गए, नसरुल्लाह साहब चले गए। इन लोगों को अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं थी, और भी लोग मारे गए। तो जो लोग और मरना तो सबको है, आज नहीं कल सबको मरना है, हमको आपको भी मरना है। तो इस तरह से ज़लालत से तो ज़िंदगी से तो मौत अच्छी होती है। सब आप तो फौजी हैं, आपको तो मरना ही सिखाया जाता है। आप सोचिए कि वो भी ऐसे उनकी सबकी अपने मकसद है। इज़राइल से लड़ने के पीछे जो लोग भी लड़ रहे हैं, उनका अपना कोई ज़ाती मफ़ाद नहीं है, इमोशनल वार हो रही है ये। अगर उनको 6 महीने सैलरी ना मिले तो भी वो लड़ेंगे, सिर्फ़ खाना मिल जाए, भूखे पेट भी लड़ेंगे। इसलिए ये इज़राइल इस बात को समझ रहा है और ठंडा क्यों है, क्योंकि 20 जनवरी का लोग इंतज़ार कर रहे हैं और जॉर्डन को तैयार कर रहे हैं। जब तक सोच रहे हैं कि 20 जनवरी तक जॉर्डन लगभग-लगभग तैयार ही है, या तो वो मानेंगे और नहीं तो फिर उनका तख्ता पलट होगा। पूरी तरह से तैयारी मिडिल ईस्ट में भी सभी लीडर्स की है कि अगर इज़राइल नहीं मानता है तो आर-पार की जंग होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 35-40 साल से लोग मर रहे हैं और लोग कुछ लोग मर जाएँगे, आने वाली नस्लें तो ठीक रहेंगी ना। नहीं तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा ये लड़ाई, कभी खत्म ही नहीं हो सकती। और जब 7 अक्टूबर को इज़राइल के अंदर हमास घुसा था, उसको उस दिन भी पता होगा कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं। उनको ये तो मालूम होगा ना कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने उनके आदमी को उठा के ले आए, बंधक बना लिए। इतना बड़ा पूरी दुनिया में इज़राइल थू-थू हो गई। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग चुप बैठे हैं और हमास का हमला या लेबनान का ये लोग कोई चुप नहीं बैठा है। सभी लोग 20 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। इज़राइल अगर नहीं माना, तो पूरी आर-पार की लड़ाई तेल अवीव पे कब्ज़ा होगा। इज़राइल नेतन्याहू अरेस्ट होंगे या मारे जाएँगे या भाग जाएँगे और इज़राइल पूरा कब्ज़ा हो जाएगा, यही होने वाला है। पूरी लंका जो है, पूरी लंका जीतेंगे ये लोग और रावण का अंत होगा। ये मान लीजिए आप। जी मुमताज़ जी। नहीं बिल्कुल और मुझे लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने कहीं न कहीं आ रही हैं फदील साहब और मैं एक चीज़ और ये जानना चाहता हूँ जिस तरह से आप देखिए कि सीरिया में इस वक़्त के हालात हैं। फज़ील साहब आपको क्या लग रहा है सीरिया की अगर हम बात करें वहाँ पे अभी ये खबर आ रही है कि अब यूएई और अरब भी वहाँ पे अटैक कर रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा तुर्की जो है वो कर रहा है और इज़राइल और अमेरिका वो वहाँ पे जाकर के अपना अड्डा जमा रहे हैं। तो क्या इज़राइल और अमेरिका के खिलाफ ये तुर्की और सऊदी अरब ये सब खड़े होंगे या इज़राइल या सीरिया के लोगों को ही मारेंगे वहाँ ग्रुप से? मतलब क्या आपको लग रहा है कि क्या सिचुएशन फ्यूचर में बनेगी? ये वेस्ट मीडिया का प्रोपेगेंडा मत देखिए आप। वेस्ट मीडिया क्या दिखा रहा है, क्या किस तरह से प्लांटेड ये लोग करते हैं। बीच में आपने देखा कि किस तरह से इन लोगों ने इसको शिया सुन्नी का रंग देने की कोशिश की, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। अब वो अनाथ बना दिया है सीरिया को। ऐसा कुछ नहीं है। सीरिया पूरी तरह से इज़राइल धोखा खा गया और जुलानी जो थे वो अब वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी बनना है बनेंगे, उनके लीडरशिप में चलेगी और कहीं कोई बात नहीं है। ये किनारे-किनारे लोग हमले बम्बार्डमेंट कर दे रहे हैं, दुनिया को दिखाने खबर बनाने के लिए। क्योंकि देखिए लड़ाई जो होती है ना, वो परसेप्शन पे भी लड़ी जाती है। एक हल्ला मचा दो कि चोर आया और वेस्ट मीडिया आखिर नहीं कुछ होगा तो दिखाएगी कैसे? वो क होता है फिर कबूतर उसको पढ़ा जाता है। देखिए मीडिया अब पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुकी है। हर मीडिया का अपना इंटरेस्ट है और किसके कहने पे सबके पीछे कोई ना कोई कंट्री
कोई ना कोई बड़ा लीडर ये कोई लगा हुआ है, सब अपने फजील इंटरेस्ट में साहब, उस पे बोलते रहते हैं। एक आप पे एलिगेशन आया है, एक आप पे एलिगेशन आया, और मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा से, हालांकि मैं भी मुत्तफिक नहीं हूं इस बात से, क्योंकि कुर्बानी को तबाही नहीं कहा जा सकता। मोहम्मद शकील साहब है, उन्होंने कहा कि फजील साहब की ओपिनियन व्यूअर को खुश करने वाली होती है, जबकि इसके उलट हो रहा है। फजील साहब को गजा की तबाही नहीं दिख रही है, पूरा फिलिस्तीन तबाह हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, ये आप कह रहे हैं। ये उनका नहीं, हम कहना बता है। रहे हैं, तो ये जी। शकील साहब भी वेस्ट मीडिया की खबर देखते हैं ज्यादा। हम इनको राय दे रहे हैं, गूगल पे जा करके ना फिलिस्तीन टाइप कीजिए और गूगल सैटेलाइट सर्वे कर लीजिए आप। पूरा सैटेलाइट से आपको अंदर तक का, गेट तक का बिल्डिंग का दिखाई देता है। पानी की टंकी किस कलर की है वो भी दिखाई देती है। एक बार गूगल सर्वे करिए जाके, सैटेलाइट सर्वे, फिर आपकी स्थिति समझ में आ जाएगी। हम तो मीडिया की बातों को कई एंगल से चीजों को देखते हैं, और खबरों को पढ़ने के, देखने और पढ़ने के बाद उस खबर की एनालिसिस की जाती है कि ये खबर क्यों लिखी गई, कैसे लिखी गई, किन परिस्थितियों में लिखी गई और कौन लिखा है। 5W1H, समझ रहे, एक फार्मूला होता है मुमताज भाई, 5W1H। उस 5W1H के मीडिया में ये बात पढ़ाई भी जाती है कि किसी भी चीज को ना 5W, यानी व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ये सब 5W होते हैं। तो इन सब चीजों को आप सिर्फ खबर पढ़ मत लीजिए, खबरों के पीछे की साजिश, खबरों के पीछे की भावना, और लगातार हम लोग 30-35 साल से जो राजनीति में अनुभव कर रहे हैं, उस हिसाब से हम बोलते हैं, और हमारी बातें बाद में सच भी साबित होती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। 90% जो बात मैंने बताई है, वो लोग भी तो इतना दिमाग, जब हम लोग इतना दूर बैठ के बहुत कुछ सोच ले रहे हैं, तो क्या वो लोग नहीं सोचते होंगे? तो ये सब वेस्ट मीडिया के दबाव में कोई कह रहे फिलिस्तीन एकदम तबाह हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और जा करके आप गूगल सैटेलाइट सर्वे का सर्वे कीजिए, उसको अच्छे रेजोल्यूशन पर ले आकर के चेक कीजिए, तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और मीडिया को तो बिल्कुल देखिए मत। मीडिया तो जैसे यहाँ गोदी मीडिया है, वहां वेस्ट मीडिया है। वेस्ट मीडिया का ही असर यहाँ गोदी मीडिया पर पड़ा है। किस तरह से आप गोदी मीडिया के चैनलों पर लोगों का भरोसा उठ गया है, कोई टीवी नहीं देख रहा। और गोदी मीडिया फिलिस्तीन के वार को दिखाता है तो उसका व्यूज आता है 1000 2000, और छोटे छोटे यूट्यूबर्स का, जो दुनिया भर के यूट्यूबर्स है, उन लोग का मिलियंस में व्यूज आता है। जिस पर ट्रस्ट करते हैं ना, जो लोग सही चीज दिखाते हैं, उसका 10 मिलियन 5 मिलियन व्यूज आता है। तो आखिर वो लोग को, एक यूट्यूबर्स पर दुनिया भरोसा कर रही है, लेकिन वेस्ट मीडिया का जमाना अब चला गया और गोदी मीडिया का जमाना अब चला गया। वो सब बातें अब गोदी मीडिया अपने स्टूडियो खुद ही दिखाते हैं, खुद ही देखते हैं, कोई देखता उगता नहीं है उसको। और सरकार के पैसे से ये चैनल चल रहा है। सरकार जिस दिन हाथ खींच लेगी, 500 करोड़ का बजट है इन लोग का, सरकार देती है इन चैनलों को अपनी खबर चलाने के लिए। सरकारी एड जिस दिन बंद हो जाए, तनख्वाह देने का पैसा नहीं है इन लोग के पास। गोदी मीडिया का ये हाल हो गया है। इसलिए जो है, ये खबरों के ऊपर मत जाइए। हम जो बात करते हैं खुश करने के लिए, आखिर 14 महीना से हमास जैसे लोग, 14 महीना से फिलिस्तीन जैसे लोगों से लड़ रहे हैं ना, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, और इतना मजबूर कर दिया कि सीज फायर करने के लिए। इजराइल जितना एग्रेशन में था, 7 अक्टूबर के बाद वो कह रहे थे कि हम तो मिटा देंगे इसको, नामो निशान मिटा देंगे। आज और सभी पूरी दुनिया के लोग कह रहे थे कि बस 15 दिन से 20 दिन के ये लोग मेहमान है। और क्या हुआ उसका? पूरा 14 महीना से लड़ रहे हैं ना, हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन से लड़ रहे हैं। और जब ईरान पर 100 एयरक्राफ्ट लेके इजराइल गया था, उस दिन दुनिया भर के लोग रात में सोए नहीं। उनको लगा कि सुबह उठने से हम ईरान प्लेन हो जाएगा, लेकिन रात में ही उन सबको खबर लग गई कि वो तो 100 एयरक्राफ्ट वापस आ गए, कुछ बिगड़ा नहीं ईरान का। ऐसा नहीं है कि हम, देखिए, हम इसलिए एनालिसिस करते हैं ना कि हम वेस्ट मीडिया को तो भरोसा ना पढ़ते हैं ना देखते हैं उसको। हम अपने रिसोर्स से देखते हैं, जो भी मेरा रिसोर्स है, और उसी रिसोर्स से सोचते हैं। हम किसी के दिखावे को नहीं देखते हैं, हम नेचुरल चीजों को देखते हैं। क्योंकि मैंने दुनिया को ना पूरी जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। बड़े बड़े नेता के साथ बैठे हैं, बात किए हैं, युद्ध कैसे होता है। ठीक है, हम लोग फौजी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तजर्बा रखते हैं।
कहते हैं ना हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि शादी नहीं हुआ लेकिन बारात हम लोग बहुत किए हैं। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा नहीं है कि शकील साहब से कहिए कि वो वेस्ट बिल्कुल, मीडिया को बिल्कुल। ज्यादा नहीं, मत नहीं, देखिए। ये बात मेरी मानते हैं और राय है देखिए उनके इसके लिए। नहीं, नहीं, इसके कई पहलू हैं और मैं उनमें से ये जो आपने बात कही ये और इसके अलावा मैं ये भी बताऊं शकील साहब को कि देखिए आज पूरी दुनिया की तवज्जो फिलिस्तीन पर है और फिलिस्तीन पर बड़ा फैसला हो, फिलिस्तीन आजाद मुल्क बने, पूरी दुनिया इस बात को लेकर के आवाज उठ रही है। हिंदुस्तान को भी आप देखिए कि कुछ भी हो, लेकिन हिंदुस्तान जो उसकी खारजा पॉलिसी है उसके तहत आज भी आप देखिए कि हिंदुस्तान फिलिस्तीन के साथ है। तो ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर और फिर जिस तरह से 14 महीना फजील साहब ने कहा कि इजराइल से टकराना और इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका से टक्कर है ये, इजराइल नहीं है। ये टक्कर सीधे तौर पर अमेरिका से है और अमेरिका से आप देखिए कि हौती लड़ रहा है, हिजबुल्लाह लड़ रहा है और अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं और इजराइल में जो तबाही है वो तबाही गैर मामूली है। ऐसा तो इजराइल ने तसव्वुर भी न किया होगा कि इतने लोग मारे जाएंगे, ये हाल हो जाएगा। तो भाई आप ये सोचिए कि पूरी दुनिया में यहूदी कितने हैं कितने फीसद है और अगर ये मारे जाते हैं तो आप पूरी दुनिया में मुसलमान कितने हैं और उसके बाद यहूदी कितने आप जोड़ लीजिए। तो इससे आपको अंदाजा होगा। मैं आऊंगा इस पे और बात करूंगा कि कहा, लेकिन मैं थोड़ा से जो बात करना चाहता हूं कैप्टन साहब आपसे कि अभी जो आयतुल्ला सैयद हसन नसरुल्लाह है उनकी तदफीन, उनका आखिरी जो क्रियाक्रम है वो नहीं किया गया। आप एक मिलिट्री मैन है, क्या लगता है कि इतनी ताखीर ये क्यों हुई, क्यों इतनी देर की गई, इसके पीछे क्या बात हो सकती है? क्या वाकई जगह नहीं मिल रही थी या उस बॉडी को रखा गया एक पावर गेन करने के लिए? मतलब ये ऐसा होता नहीं जनरली, लेकिन अगर ये वहां किया गया इसके पीछे क्या चीज हो सकती है कैप्टन साहब? देखिए 2-3 वजह मुझे समझ में आ रही है। एक तो लेबनान में जो जमीन है वो सरकार के पूरे कंट्रोल में नहीं है। लेबनान में जो दक्षिणी लेबनान है वहां ज्यादातर जो जमीन है वो हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है, शिया पावर्स के कंट्रोल में है। तो लेबनान की सरकार जो है वो जमीन सही तरीके से अलॉट नहीं कर पा रही है। शायद इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि लेबनान की सरकार में 1/3 तो सुन्नी हैं, 1/3 क्रिश्चियंस हैं। वो शायद नहीं चाहेंगे कि एक लीडर की वहां पर ऐसा परमानेंट कोई बना दिया जाए जिससे कि आने वाले दशकों में उनको लगता है, जो सुन्नी कम्युनिटी है या क्रिश्चियन लगता है कि आने वाले दशकों में एक गलत एग्जाम्पल साबित हो सकता है, उनको लगता है। जो लेबनान में जो गवर्निंग काउंसिल है वो घूम घूम के देखना पड़ेगा। कभी वो शिया सुन्नी क्रिश्चियन, वो कभी प्रेसिडेंट यहाँ से, प्राइम मिनिस्टर वहां से, सेक्रेटरी ऑफ उनकी जो पार्लियामेंट उसके जो सेक्रेटरी हैं वो इधर उधर से बनते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा कंफ्यूजन है। जी डॉक्टर रिजवी। क्या ये नहीं, अब तो बार बार वो हो जा रहा है। अब तो कैप्टन साहब जगह उनको मिल गई है, जगह ले ली है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि बात ये नहीं है कि उन्हें जगह नहीं मिल रही है और तदफीन के लिए वहां नहीं मिल रही होती तो बाहर दफन कर देते ले जा करके। कुछ जरूरी थोड़ी है कि वहीं पे दफन करें। हमारे यहाँ तो करबला जो है इराक में आमतौर से लोग दफनाए जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके पीछे यही है कि उनके जनाजे को रखा जाए और उससे एक पावर गेन करने वाली बात है कि जो लड़ाके उनको लगे कि हमारे इतने बड़े लीडर को
शहीद किया गया, मारा गया, लिहाजा हम उनका बदला लेंगे और हम बैठेंगे नहीं। ये भी एक हो सकता है। और ये कि जब थोड़ा से अमन होगा, क्योंकि अब सीज फायर हुआ है, थोड़ा से वहां पे अमन है, तो अब जगह का तयन कर लिया गया, यानी जगह जो है वो अब उन्होंने एक्वायर कर ली है, तय कर ली है। तो हो सकता है एक बड़ा प्रोसेशन जो है वो निकालें, एक मैसेज के तौर पे कि हमारे लीडर को रात की तारीकी में, यानी रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि दुनिया के सामने मीडिया देखे और फिर एक चर्चा हो कि आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह कौन थे। तो उसके पीछे ये भी हो सकती है। क्या लग रहा है फजील साहब कि ये जो इतनी देरी हुई, अब तदफीन की बात आ रही है कि आयतुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह को अब तदफीन की जाएगी, क्या आपको एक थोड़े उसमें बताएं कि क्या वजह हो सकती है, जैसे कैप्टन साहब ने कहा। नसरुल्लाह साहब के इंतकाल के बाद, शहादत के बाद बहुत एग्रेशन में आया हिजबुल्लाह और जब कोई लीडर मरता है तो उसकी सेना जो है या तो ठंडी बैठ जाती है या हौसला पस्त हो जाता है या फिर 5 गुने या 3 गुने ताकत से उस पर टूट पड़ती है। ये 2 चीज नेचुरल है, दुनिया में हर जगह होता है कि या तो लीडर मर जाए। एक बार मैं तारीख़ इस्लाम पढ़ रहा था, तो हमारे नबी करीम ने जंग के दौरान अपना सीपा सालार बदल दिया। एकदम से जैसे सुबह जंग होनी है और रात को सीपा सालार बदल दिया। तो सेना ने के जो वरिष्ठ लोग थे उन लोगों ने कहा कि आपने ऐसा क्यों कर दिया? इनके बिना रहे तो हम लोग लड़ ही नहीं पाएँगे। तो हमारे नबी ने कहा कि इसीलिए कर दिया कि अगर हमारा सिपहसालार जंग के दौरान कभी अचानक से शहीद हो गया तो हमारी सेना पस्त पड़ जाएगी। तो हम ये अपनी सेना को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि सिपहसालार को बदल दिया, ताकि बिना सिपहसालार के भी आप लोग जंग को कंटिन्यू कर सकते। तो इसीलिए ये जो जितने मुस्लिम ममालिक जिस तरह की जंगें लड़ते हैं, जो लोग नहीं लड़ते वो नहीं लड़ते, जो लोग लड़ते हैं वो बड़ी खूंखार जंग लड़ते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान हुआ, तो ये लोग इतने कम संसाधन, अब देखिए अफ़गानिस्तान 19-20 साल अमेरिका से लड़ा। अपनी पूरी अफ़गानिस्तान की 25% आबादी घट गई, क्लस्टर बम मारा, सब कुछ हुआ, लेकिन ये लोग पीछा नहीं छोड़े उसका। आखिर में उनको जाना पड़ा। और वियतनाम तो इससे भी गरीब कंट्री थी। वहाँ से अमेरिका को भागना पड़ा वियतनाम से। तो अब अमेरिका ने यूक्रेन में कभी फौरन हथियार दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन सेना नहीं दी अपनी। और अब सेना अमेरिका देगा भी नहीं किसी को, क्योंकि एक अमेरिकन मरता है ना तो पूरी अमेरिका में हल्ला मच जाता है और लोग सरकार विरोधी विचार रखने लगते हैं। तो अब अमेरिका, सच बात ये है कि अमेरिका की जनता बिल्कुल। अब इस बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं है। जी। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं आऊँगा क्योंकि मेरे पास 12 मिनट बचे हैं। आज मैं बहुत टाइम से प्रोग्राम खत्म करूँगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 12 मिनट बचे हैं और मैं जल्दी-जल्दी बात कर लूँ, क्योंकि टर्की में जो विस्फोट हुआ है कैप्टन साहब, वहाँ की गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि साहब ये विस्फोट जो हुआ जिसमें 11 लोग मारे गए हैं और 5 लोग ज़ख्मी बताए गए हैं, कि ये तकनीकी खराबी की वजह से किसी साजिश का हिस्सा नहीं, किसी ने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वहाँ ये जो धमाका हुआ है, इसके पीछे, क्योंकि इससे पहले भी हमला हुआ था, आपको मालूम है, तो आज तो बहुत ज़्यादा हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। क्या आपको लग रहा है इसके पीछे क्या हो सकता है? आपका तजुर्बा क्या कहता है? कैप्टन साहब। तुर्की में जो ब्लास्ट हुआ है, काफ़ी लोग हताहत हुए हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तुर्की में एक इंटरनल टेंशन तो हमेशा से ही थी। जब एर्दोगन पावर में आए थे तो उन्होंने अलग-अलग काफ़ी रेबेल ग्रुप्स को या तो पुलिस का इस्तेमाल करके या फ़ौज का इस्तेमाल करके थोड़ा न्यूट्रलाइज़ कर दिया था। तो बीच-बीच में तुर्की में जो विरोधी पक्ष हैं, उनका हमला होता रहता है। एक और चीज़ है कि तुर्की में जो पूर्वी तुर्की है, वहाँ पर जो कुर्दिस्तान के लड़ाके ग्रुप हैं, पीकेके हैं, दूसरे ग्रुप हैं, वो अक्सर तुर्की में हमला करते रहते हैं। लेकिन इतनी गहराई में जाकर आज का जो जैसा हमला हुआ है, ऐसा पहले कभी दिखाई नहीं दिया। तो अभी तक तुर्की सरकार की तरफ से जो बयान आया है, उसमें ये हमला किस तरह से किया गया, किसने किया, क्या वजह हो सकती है, उसके बारे में तुर्की सरकार ने अभी तक कोई
आधिकारिक बयान नहीं दिया है। जी। तो जो मैंने पढ़ा है कैप्टन साहब वो यही कि गवर्नर ने वहां के बताया कि ये तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, इसमें कोई ऐसी नहीं है और उसकी जांच जो है अभी जारी है। फदील साहब फिर एक सवाल आपके लिए आ गया है और वो यही है कि फदील साहब इजराइल कहां तक पहुंच चुका है? आप रावण अपनी लंका खुद जला रहा है सीरिया क्या खुद जलकर इजराइल के पास चलकर इजराइल के पास आ गया, ग्रेटर इजराइल की तरफ नहीं जा रहा है इजराइल? फदील साहब वो कह रहे हैं कि क्या ये ग्रेटर इजराइल की तरफ नहीं बढ़ रहा है कि गोलान हाइट तक पहुंच गया इजराइल, यहाँ पे खत्म कर रहा है उधर? ये तमाम जो सिचुएशन है, तो आप कैसे कह सकते हैं फदील साहब? बहुत शॉर्ट में दीजिएगा क्योंकि मेरे पास अब 10 मिनट बचे हैं। क्या होता है कि अब हम ये नहीं कह सकते किसी को कि वो कोई कॉमन आदमी है, लेकिन हर आदमी जो इतना फ़िक्र रखता है कॉमन तो नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि लड़ाई में क्या होता है या कैसे होता है, उस चीज़ों की कभी-कभी बहुत स्ट्रेटजी लोगों को भी नहीं पता चलता है। कहीं सीरिया में कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर-ऊपर बम मारे और गोलान हाइट का कुछ एरिया उससे आप ये मत सोचिए कि वो चला जाएगा उसको ग्रेटर इज़राइल बन जाएगा। ये वक़्ती बात होती है। उधर टर्की भी खाली कराना चाह रहा है। इधर इस एक बार सीरिया का सिस्टम निज़ाम बनने दीजिए, उसके बाद फिर देखिएगा क्या होता है। अभी निज़ाम नहीं बना है इसलिए चीज़ें कुछ व फिर वही बात आ जाती है ना वेस्ट मीडिया की, कि वेस्टर्न मीडिया में क्या दिखा रहा है, ओरिजिनल क्या है। थोड़ा सरकार बनने दीजिए, आप इतना किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक है। कुछ देखिए जब आप कहते हैं ना कि थोड़ा-सा कुछ होता है तो धुआँ तो निकलता ही है। अब ऐसे एकदम से विन-विन पोज़ीशन तो नहीं हो सकती। ये जंग है, 40-45 और साल और और की और जंग है। और मैं इस बात पे मुत्तफ़िक हूँ फजील साहब, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसको इस तरीके से हम नहीं देख सकते। हम कैप्टन साहब सीरिया की बात करें तो आपने कहा कि 3 हिस्सों में तक़सीम हो गया। अब खबर ये आ रही है कि यूएई और सऊदी अरब वो भी जो है वो अटैक वहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे हमला कर रहे हैं और इसके पीछे अमेरिका है। क्या आपको लगता है कि ऐसा है? वहाँ पे सीरिया में मतलब हो क्या रहा है? क्या क्या निकलेगा? क्या सीरिया बटेगा, तक़सीम होगा? कैसे आगे बढ़ेगा? वहाँ पे इज़राइल का कब्ज़ा हो जाएगा या तुर्की जो है वो आ जाएगा या फिर ईरान और रूस जो है वो एक बार फिर रीयूनाइट होंगे? मतलब होगा क्या वहाँ पे? थोड़ा से अगर डॉक्टर रिज़वी मेरा आकलन ये है कि अमेरिका सीरिया को टूटने नहीं देगा। अमेरिका का स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो पश्चिम एशिया पर कंट्रोल रखना है। तो इसके तहत वो चाहेगा कि पूरा का पूरा सीरिया एक रहे ताकि उसको एक जगह से एक बंदा दमिश्क में बैठकर कंट्रोल कर सके। इसके तहत अमेरिका जो है वो अपने जितने मित्र मुल्क हैं सीरिया के आसपास उन सब की मदद लेता रहेगा, ले रहा है। अमेरिका ने जॉर्डन के किंग, सऊदी के किंग, कतार, अबू धाबी, तुर्की, इन सब की मदद ली हुई है ताकि ये सब अमेरिका को मदद करें ताकि सीरिया एक रहे। लेकिन एक लेकिन सीरिया कैप्टन में साहब अड़चन नहीं, सिर्फ नहीं यही कैप्टन आ साहब रही है। कैप्टन साहब यहाँ थोड़ा से मेरा सवाल ये है कि क्वेरी है कि जो आप कह रहे हैं तुर्की को लेकर के साथ मतलब तुर्की तो आमने सामने खड़ा हो रहा है। तुर्की को ये कैसे बर्दाश्त होगा कि गोलान हाइट से लेकर के और तमाम कब्जा हो जाएगा? ये तो मतलब फ्यूचर में तुर्की के लिए बहुत इतना आसान तो नहीं है। फिर आप आइए और यहाँ आप राज कर लीजिए, कल के फिर आप हमारे यहाँ डिस्टर्ब कीजिए। देखिए इज़राइल के बारे में सबको पता है कि इज़राइल जो है वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। ये इसीलिए आया ही है। ये बना ही इज़राइल इसलिए है कि यहाँ पे खित्ते में कहीं अमन न रहे। और मैं फिर वही कहूँगा कि अमेरिका को जंग से प्यार है क्योंकि इसकी तिजारत हथियार है और तो कुछ बचा नहीं है और इसमें बड़ा फ़ायदा है। हाँ? जी, कैप्टन साहब। देखिए तुर्की में एक वर्ग है वो अभी तक अपने जो ऑटोमन अंपायर था उसको भूले नहीं है। 500 साल तक पूरे अरब पर ऑटोमन अंपायर ने राज किया था। 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो ऑटोमन अंपायर
तुर्की हार गया तो ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और अलग अलग देशों में बांट दिए गए। जहां तक तुर्की की बात है, क्या वो गोलान हाइट्स अपने में मिला सकता है? ये जरा देखिए, आप अगर नक्शा देखें तो तुर्की के बॉर्डर के साथ सिर्फ एलेप्पो है, इदलिब है, बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर दूर। गोलान हाइट्स बहुत दूर है, दक्षिण में है, दमस्कस के भी दक्षिण में है। तो ये सोचना कि तुर्की कभी भी गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लेगा, माउंट सरमन पे कब्जा कर लेगा, जो कि दमिश्क के भी दक्षिण में है, एकदम इजराइल के साथ लगा हुआ है। ये तुर्की में भी कुछ लोग हैं जो नक्शा छाप देते हैं। ऐसा अमेरिका नहीं होने देगा, इजराइल नहीं होने देगा, जॉर्डन भी नहीं होने देगा। ये समझना चाहिए कि वहां पर एक ही तरीका है जो तुर्की कर पाएगा, वो इतना ही कर पाएगा कि अमेरिका की मदद से तुर्की के ऊपर जो कुर्दिस्तान में हमले हो रहे हैं, तुर्की के अनातोलिया में जो हमले हो रहे हैं, तुर्की उसको अमेरिका की मदद से काबू में कर ले। जो तुर्की का बॉर्डर एलेप्पो की तरफ है, इदलिब की तरफ है, अगर आप देखें वो पूरा स्टेबल है, उसको तुर्की कभी भी अपने कंट्रोल में लेने की सोच नहीं सकता है, अमेरिका नहीं होने देगा। ये तो भारत में है, हम लोग नक्शा छाप देते हैं अफगानिस्तान भारत का हिस्सा है। अब उसका मतलब क्या भारत कभी सपने में भी अफगानिस्तान में जाके हम तिरंगा फहराने की इच्छा रखते हैं? मैं सरकारी तौर पे मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, नक्शा छापने ऐसे नक्शे आपको भी मिल जाएंगे जहां रूस के लोग नक्शा छाप देते हैं, जिसमें पूरा चीन अपने नीचे दिखा देते हैं, पूरा यूक्रेन, पूरा वार्सा पैक्ट पोलैंड वो रूस के नीचे दिखा देते हैं। रूस में ऐसे पागल लोगों की कमी नहीं है जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को, क्योंकि एक टाइम जार का घोड़ा भागते भागते वहां चला गया था। तो नक्शा छापने तुर्की ने ऑफिशियली कभी नहीं कहा है कि उसको गोलान हाइट्स चाहिए। ये तो तुर्की में कुछ जोशीले लोग हैं, हर मुल्क में होते हैं जो इतिहास का कोई पन्ना खोल लेते हैं। तुर्की के इतिहास का पन्ना खोलेंगे तो तुर्की में आपको 50 स्कॉलर ऐसे मिल ही जाएंगे जो भूल नहीं सकते। नहीं लेना चाहता, लेकिन कैप्टन साहब तुर्की लेना नहीं चाहता, लेकिन तुर्की ये भी नहीं चाहता है कि इजराइल आकर के वहां पे कब्जा कर ले, इजराइल आके बैठ जाए। और क्योंकि अभी आप ही ने खबर दी है कि अमेरिका ने कहा है कि अगर तुर्की जो है वो गोलान हाइट्स की तरफ हमला करता है तो हम इसका जवाब देंगे। इसका मतलब ये है कि खबर इनपुट होगा कि तुर्की ऐसा सोच रहा है। मैंने इस पे ये बात की थी। बस एक लाइन पे जवाब। जी कैप्टन साहब, 3 मिनट और बचे हैं, 2 मिनट। देखिए, तुर्की हिमाकत नहीं करेगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुर्की जो है नेटो का मेंबर है, उसको चाहिए F-35। F-35 लेने के लिए वो अमेरिका से दोस्ती रख रहा है। दूसरी चीज है, तुर्की जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है। एर्डोगन साहब की सांस अटकी हुई है, उनकी जिंदगी भर की कमाई चली जाएगी अगर वो यूरोपियन यूनियन नहीं ज्वाइन कर पाते। तो अगर वो ऐसी गुस्ताखी करते हैं तो उनको F-35 नहीं मिलेंगे अमेरिका से, और उनको यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। तो एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव होता है। गोलान हाइट्स में तुर्की का पिछले 100 साल से कुछ लेना देना नहीं है। लास्ट टाइम तुर्की घोड़े गोलान हाइट्स में दौड़े थे 1915 से लेके 1918 तक। उसके बाद से गोलान हाइट में तुर्की का झंडा, ऑटोमन एम्पायर का झंडा कभी नहीं फहराया गया था। तो जी अमेरिका जानता है कि तुर्की को कैसे कंट्रोल रखे। अमेरिका को अमेरिका से एक ही घुड़की देनी है कि आप नेटो के मेंबर नहीं हैं। तुर्की की जो टेंशन है ग्रीस के साथ, वो जो जमीनी लड़ाई टेंशन है, उसको कंट्रोल में रखा हुआ है। अमेरिका ने ग्रीस को कंट्रोल में रखा हुआ है। अमेरिका जिस दिन तुर्की को नेटो से बाहर कर देगा और ग्रीस को फूंक दे देगा, तुर्की को काफी दिक्कतें आ जाएंगी। तो देखिए, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में तुर्की के लिए गोलन हाइट लेना असंभव है। जो भी सोच रहे हैं वो वहां सरकारी लोग नहीं सोच रहे हैं। अब मैं भी चांदनी चौक में झंडा लेके खड़ा हो जाऊं कि भाई बांग्लादेश तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये बात उस तरह की है। जी
जी, बिल्कुल और ये टाइम भी हो रहा है। फिर भी मैं 30 सेकंड बचे उसके फजील साहब यमन पे आप बताएं, यमन जिस तरीके से हमला कर रहा है, क्या इस हमले से कोई फर्क पड़ेगा? या फिर यमन भी जो है वो जैसा लोग कह रहे हैं, या दावा इजराइल का कि जो हाल फिलिस्तीन का हुआ है, लेबनान का हुआ है, वही हाल यमन का होगा? क्या क्या इस पे 30 सेकंड में फजील साहब क्या लग रहा है? जल्दी-जल्दी बस, टाइम ज़्यादा हो गया लेकिन फिर भी कर लेते हैं थोड़ा-सा। ज़्यादती आज थोड़ी-सी और कुछ कम। यमन यमन का भी अपना इंटरेस्ट है, वो उस खित्ते में मतलब समुद्र का जो किनारा है, वहाँ यूएसए को नहीं आने देना चाह रहा और यूएसए वहीं आना चाह रहा है। वो लड़ाई एक प्रॉक्सी वो भी लड़ रहा है। वहाँ पे उस समुद्री इलाके में यूएस अपना कब्जा जमाना चाह रहा है, जिससे वो पूरे उस रूट पे जो है अपनी दादागिरी कर सके। और उसके उलट जो है यमन जो है उस पर हमला कर रहा है। इसलिए अभी सॉरी यूएसए जो है पूरी ताकत लगा के भी अभी कुछ कर नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि उनके खुद के अमेरिका के जहाज अफ्रीका होके जा रहे हैं। नहीं, इज़राइल में 2-2.5 जो महीने हमले कर जाने रहा है, लगे। इज़राइल में जो यमन हमला कर रहा है, हूती हमला कर रहा है, मैंने उससे बात की है। देखिए, हमने कहा मैं ना कि बड़ा पेड़ काटना होता है तो पहले छोटी-छोटी डाली काट के पेड़ को हल्का किया जाता है। इज़राइल और अमेरिका एक ही है ना। अगर इज़राइल इज़राइल अगर क क मिट जाए, तो मिडल ईस्ट से तो ताकत ही खत्म हो गई अमेरिका की। और सारे मुस्लिम कंट्री हैं, एक वही तो यहूदी कंट्री है। तो सारे लोग मिल गए, अब ओआईसी बनने से कितना परेशान है अमेरिका और ब्रिक्स बनने से कितना परेशान है। ओआईसी मजबूत हो जाए, ब्रिक्स मजबूत हो जाए तो अमेरिका का बचता क्या है? आधी दुनिया से कट गया अमेरिका। चलिए तो दरअसल कल फिर बात करेंगे हम, तफसील से बात करेंगे। आखिरी में एक जुमला बस एंडिंग कमेंट जो है वो कैप्टन साहब हमें दे दें और फिर हम बहुत सारी बातें हैं। डब्ल्यूएचओ से खुद को क्यों अमेरिका अलग करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, इस पर कल मैं बात करूंगा। और ईरान जिस तरह से वहां पे परमाणु या न्यूक्लियर पावर की तरफ जो बढ़ रहा है, तो उसे अमेरिका ही ने दिया, फ्रांस और जर्मनी ने दिया। इस पर भी मैंने बताया था कि ये उस वक्त की बात है कि जब इन्कलाब जो है ईरान में नहीं आया था और वहीं से डेवलप किया है। तो उस पर कल मैं तफसील से बात करूंगा कैप्टन साहब से और फजील साहब से। आज सिर्फ एंडिंग कमेंट, और आज मैं नहीं चाहता कि बहुत लेट हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। जी कैप्टन साहब, बस एंडिंग कमेंट। डॉक्टर रिजवी, दो चीजें होने वाली हैं। एक तो बहुत जल्दी, शायद 31 दिसंबर के पहले, नए साल के पहले ही इजराइल गजा में बॉम्बिंग बंद कर देगा और 20 जनवरी के पहले, यानी डोनाल्ड ट्रंप के पहले ही सीजफायर जो है लागू हो जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा। दूसरी चीज है, अगले एक साल के अंदर हम देखेंगे कि इजराइल के ऊपर बहुत दबाव आएगा कि फिलिस्तीन के लोगों को उनका हक मिले, 2 स्टेट नेशन के तहत एक आजाद ऑटोनोमस पैलेस्टीन बने। इसका दबाव दुनिया भर से, खासतौर से यूरोप से बहुत आने वाला है इजराइल के ऊपर। जी पॉजिटिव, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन दिया है कैप्टन साहब ने, बहुत अच्छी बात कही है। और सीरिया के सिलसिले में अबू मास साहब ने कहा है कि शाम में इस्तेहकाम होगा, यानी सीरिया में, और इंशाअल्लाह वहाँ इमाम मेहदी का लश्कर पूरी तैयार हो रहा है कि वहाँ पे कैसे कमांड करना है। बहरहाल इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कैप्टन साहब ने जो बात कही है, और मैंने यही कहा था कि यही फिलिस्तीनियों की कामयाबी है कि पूरी दुनिया और खास तौर से यूरोप के ममालिक जिस तरह से अब आगे आ रहे हैं कि नहीं, फिलिस्तीन को उसका हक मिले, और यहाँ तक कि यहूदी भी वो भी इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यही बड़ी कामयाबी है। लोगों का मार देना न तो कामयाबी है और लोगों का मर जाना न तो नाकामी है। दुनिया में कभी ये नहीं, बल्कि एजेंडा और नतीजा देखा जाता है कि ये जो हुआ है इसका नतीजा क्या निकला है। वो उस नतीजे पर सबकी नजरें मरकूज हैं। हम भी डिस्कशन जारी रखेंगे। कैप्टन साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, फजील साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह कल अगर हयात रही, जिंदगी रही, तो फिर बातचीत करेंगे। तमाम दोस्तों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा साहब आपका शुक्रिया, मोहम्मद शकील साहब आपका शुक्रिया, अबू मास साहब और जाकिर खान साहब आपका, अनिल शर्मा जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं। असलम लावारिस साहब, मिसाल मेहदी साहब आपका,
राजा सिंह राजपूत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अकरम साहब, बशीर अहमद बाबा खान साहब, मोहम्मद हुसैन साहब आपका। मैं आपके सवाल पर कल बातचीत करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो बात कही है 20 जनवरी को लेकर के, क्योंकि वही 20 जनवरी होगी जब डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आएंगे, सदर बनेंगे, चीजें कितनी तब्दील होंगी और ये बहुत बड़ी। खालिद अख्तर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता चलूं, और हमारे साथ सैम रिजवी साहब भी आज जुड़े हुए थे, उनका भी, मोहम्मद मुश्ताक साहब आपका भी शुक्रिया, असलम लावारे साहब आपका शुक्रिया, राशिद सलीम शमसी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद मिराजुद्दीन भाई आपका, मोहम्मद मुश्ताक साहब आपका, मोहम्मद अकरम साहब आपका। तो ये तमाम लोग जो हमसे जुड़ते हैं उनका मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि अब्दुल रहमान साहब, एजाज मीर साहब, ये सब और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, और वो लोग भी कि जो हमें मैसेज नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं, वो भी हमसे जुड़ते हैं। और ज्वाइन का भी ऑप्शन हमने कर दिया है एमएमसी न्यूज इंडिया पे। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, वो यूट्यूब पे जा करके हमें ज्वाइन कर लेंगे। उसकी बहुत मामूली सी फीस है, अगर आप देना चाहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर कुछ लोग ज्वाइन कर लेंगे, 50, 55, 60 रुपए है, तो ये मेरे लिए चैनल के लिए बहुत मजबूती हो जाएगी, पैसे से नहीं बल्कि एक अच्छा मैसेज जाता है कि इतने लोग जो है इनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग जरूर इसे ज्वाइन कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हम बात करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, शब खैर।